टारगेट सल्यूट गाइस। आज हम क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, द दिल्ली सुल्तान्स। जैसा कि आपको याद होगा, हमने इस चैप्टर को 8 ब्रॉड ब्लॉक्स में डिवाइड किया था, जिससे हम इस चैप्टर को ज्यादा आसानी से समझ सके। और पिछले पार्ट में हमने फर्स्ट 4 ब्लॉक्स कंप्लीट कर लिए थे। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद स्ट्रैटेजीज फॉर ग्रोथ, और इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अर्ली रूल एंड एक्सपेंशन। इससे आपको एक क्लियर टाइमलाइन समझ में आएगी कि पहले उनकी स्ट्रैटेजीज क्या थी और बाद में उन्होंने एक्सपेंशन के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज को कैसे चेंज किया। लेकिन वो जानने से पहले 2 इंपॉर्टेंट वर्ड समझ लेते हैं जो आगे यूज होंगे। पहला वर्ड है हिंटरलैंड। इसका मतलब होता है लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और अ पोर्ट दैट सप्लाइड विद गुड्स एंड सर्विसेज। भाई ये डेफिनेशन तो बुक में दी है, लेकिन हम इसको अपनी तरफ से थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कंट्री के ऐसे रिमोट एरियाज होते हैं जो सी से बहुत दूर होते हैं, या मेजर रिवर्स के बैंक से बहुत दूर होते हैं, और बड़ी बड़ी सिटीज से भी दूर होते हैं। इसका मतलब ये बहुत इंटीरियर में होते हैं और इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। एंड दैट इज वाई ये जो हिंटरलैंड्स होते हैं, दे डिपेंड ऑन नियर बाय सिटीज एंड पोर्ट्स, कि वहां से गुड्स एंड सर्विसेज अवेल कर पाएंगे। दूसरा वर्ड है गैरिसन टाउन। इसका मतलब होता है अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। अगेन ये डेफिनेशन बुक में दी है, हम टारगेट इंग्लिश में इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। गैरिसन एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को कहा जाता है जिनका काम होता है उस टाउन या उस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना जहाँ पे वो रह रहे हैं, और जिस बिल्डिंग में सोल्जर्स रहते हैं उसको भी गैरिसन कहा जाता है। और फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि किसी चीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग या सिक्योर बना दिया टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अटैक्स। तो अगर आपने किसी बिल्डिंग के अराउंड बहुत ऊंची ऊंची दीवार बनवा दी, वॉल्स बनवा दिए जिससे वहां पे अटैक ना हो सके, सो दैट मीन्स यू आर फोर्टिफाइंग दैट एरिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अर्ली रूल। किस समय की बात हो रही है? अराउंड अर्ली 13th सेंचुरी। जब आपको याद है दिल्ली सुल्तान्स का रूल स्टार्ट हुआ था, उस समय के अराउंड सुल्तान्स ओनली कंट्रोल्ड फोर्टिफाइड सिटीज विद गैरिसन्स। ऐसी सिटीज कंट्रोल करते थे जो बहुत फोर्टिफाई करी जा चुकी थी, जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बनाई जा चुकी थी, और वहां पे बहुत सारे सोल्जर्स थे। दे डिड नॉट कंट्रोल दी हिंटरलैंड्स ऑफ सिटीज। आप समझ सकते हो कि एक बड़ा सा एरिया है जो सुल्तान्स के अंडर में आ ही नहीं रहा है, वो सिर्फ मेन एरियाज कवर कर रहे हैं बस। तो जो बड़ा सा रीजन आपके कंट्रोल में नहीं है, वहां का ट्रेड, टैक्स, ये सब भी आपके कंट्रोल में नहीं है। So that is why the sultans had to depend on trade, tribute and plunder for their supplies. इन तरीकों से वो अपनी ट्रेजरी भरते थे। लेकिन इतना इजी नहीं था, बिकॉज सुल्तान्स हैड टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स। उनमें से 2 प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज कंट्रोल। जैसा कि हमने कहा कि ये गैरिसन टाउन्स कंट्रोल करते थे, एंड दीज गैरिसन टाउन्स वर नॉट नियर दिल्ली। एक जैसे दिल्ली के आसपास हो गया, फिर एक बंगाल में था, एक सिंध में था। तो इतने जो दूर दूर के गैरिसन टाउन्स थे, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे जब कम्युनिकेशन इतना डेवलप नहीं था। एक छोटा सा रेबेलियन या वॉर या इवन खराब वेदर, इनमें से कोई भी रीजन हो सकता था जो कम्युनिकेशन टाइज को स्नैप कर देता, मतलब कम्युनिकेशन के सारे रूट बंद कर देता। और कम्युनिकेशन नहीं तो कंट्रोल नहीं। तो ये थी फर्स्ट प्रॉब्लम। एंड द सेकंड प्रॉब्लम वाज इन्वेजन्स। उस समय बहुत सारे मंगोल इन्वेजन्स हो रहे थे अफगानिस्तान से, और उसी बीच में अगर किसी गवर्नर को दिखता था कि सुल्तान जो है वो वीक पड़ रहे हैं, वो तुरंत रेबेलियन कर देते थे, क्योंकि गवर्नर्स वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट किंग्स। वो भी राजा बनना चाहते थे। तो इतने सारे चैलेंजेस को सल्तनत बेयरली सर्वाइव कर पाया, मतलब किसी तरह आगे बढ़ गए बहुत प्रॉब्लम्स के साथ। लेकिन लेटर स्टेजेस में इन्होंने बहुत एक्सपेंशन किया, और ये किसके अंडर में हुआ? गियासुद्दीन बलबन के अंडर में। तो इसलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत एम्पायर का जो कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन का मतलब भी हम बता देते हैं आपको टारगेट इंग्लिश में, किसी चीज को कंबाइन करके या मर्ज करके और स्ट्रॉन्ग बनाना। तो दिल्ली सल्तनत एम्पायर को जब इन्होंने कंसोलिडेट किया तो उससे ये स्ट्रॉन्ग एम्पायर बन गया, और उसके बाद इसको फर्दर एक्सपैंड किया 2 और रूलर्स ने, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो एक्सपेंशन के टर्म्स में ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेंशंस भी एक बार में नहीं हो गए, राइट? There was a first set of expansions जो इंटरनल फ्रंटियर पे था, एंड देन there was a second set of expansions जो एक्सटर्नल फ्रंटियर्स पे था। फिर से फ्रंटियर का मतलब क्या होता है? बॉर्डर्स। तो एक्सपेंशन को इजी बनाने के लिए हम इसको 2 सेट्स में पढ़ लेते हैं। जो पहला सेट ऑफ एक्सपेंशन था, एज वी सेड, दैट वाज अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर, मतलब इंटरनल बॉर्डर्स के अराउंड था वो, और उसका एम था कि जो हिंटरलैंड्स हैं सिटीज के, उनको कंसोलिडेट करना है। सो नाउ दे वर एक्सपैंडिंग टू द इनलैंड एरियाज जस्ट नेक्स्ट टू दीज गैरिसन टाउन्स। पहले जो अपने आसपास का एरिया है उसको तो अपने अंडर में ले ले, है ना। फिर सेकंड सेट ऑफ एक्सपेंशन में आए, उसका एम क्या था? वो एक्सटर्नल फ्रंटियर्स पर डायरेक्टेड था, और उसका एम था टू सेंड मिलिट्री एक्सपीडिशंस टू डिस्टेंट लैंड्स और उन पे कंट्रोल पाना। तो जो दूर के किंगडम्स हैं, अब उनको भी अपने कंट्रोल में लेना है। दैट वाज द एम ऑफ द सेकंड सेट ऑफ एक्सपेंशंस। अब दोनों एक्सपेंशन के एम अलग हैं, तो उसकी स्ट्रैटेजीज भी अलग होंगी। आप सेम तरीका नहीं फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज में था कि उन्होंने सबसे पहले
फॉरेस्ट क्लियर करवाए, जो गंगा यमुना दोआब रीजन है वहां पे जितने भी हंटर्स गैदरर्स और पैस्टोरल कम्युनिटीज रहती थी उनको वहां से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया। और फिर उस लैंड को उन्होंने पेजेंट्स और फार्मर्स को दे दिया वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए। और इन्होंने एक और चीज करी, इन्होंने नए फोर्ट्रेस, गैरिसन टाउन्स और टाउन्स एस्टैब्लिश किए 2 रीजंस के लिए, टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। गैरिसन टाउन्स और फोर्टिफाइड टाउन्स जो हैं ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये बहुत प्रोटेक्टेड होते थे, इनको अटैक करना आसान नहीं होता था। तो जो भी आपका इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, जहां से ट्रेड होता है और जहां से आपको टैक्स मिलता है, ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहोगे। तो इसलिए उन सब जगहों पे इन्होंने गैरिसन टाउन्स और फोर्टिफाइड टाउन्स बना दिए। इससे ट्रेड को भी और इंकरेजमेंट मिला क्योंकि ट्रेड बिकेम मोर सिक्योर। ये तो इंटरनल हैंडलिंग हो गई। फिर एक्सटर्नल एक्सपेंशन के लिए इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? इन्होंने सदर्न इंडिया में मिलिट्री एक्सपेडिशंस भेजे थे। ये स्टार्ट किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये कब तक चला था? टिल द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो अटैक कर रहे थे तो फिर उन्होंने हॉर्सेस, एलिफेंट्स, स्लेव्स ये सब अपने साथ ले गए। प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर भी अपने साथ ले गए। और जैसा कि हमने कहा, ये खत्म किसके साथ हुआ था? मोहम्मद तुगलक की रेन के साथ। तो जब तक मोहम्मद तुगलक की रेन खत्म हुई तब तक दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 150 ईयर्स हो चुके थे। तो इस टाइम के अराउंड तक उन्होंने हमारे सब कॉन्टिनेंट की एक लार्ज एरिया पे अपनी आर्मी ऑलरेडी मार्च करा चुकी थी। Their army had already covered a vast area of our subcontinent. उसको कॉन्कर किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत सारे एरियाज तक पहुंच चुके। और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई नो इस पार्ट में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कवर करी है एंड देयर इज अ लॉट टू रिमेंबर, एंड सो आई लीव यू विद दैट। नेक्स्ट पार्ट में हम मैनेजमेंट ऑफ द एम्पायर के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आई प्रॉमिस। गाइज, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कितने पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहा है तो कन्वे करिए, हमें बताइए। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय।